दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका शिक्षण कुंज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। आज मैं बात करूंगा सिविल डिसओबीडियंस के बारे में, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए ये क्लास कैसे होने वाली है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा और ऑथेंटिक बताऊंगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से बताऊंगा। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट बातें किसके लिए इम्पोर्टेंट होंगी? यूपी पीएससी के एग्जाम के लिए। यूपी पीएससी, यूपीएससी और वनडे एग्जाम जो होते हैं उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद यह हिस्ट्री का जो मेंस का राइटिंग आता है, हिस्ट्री मेंस के लिए भी यह इम्पोर्टेंट होगा। और ये सभी एग्जाम हिस्ट्री मेंस, जैसे आप यूपीएससी में जो हिस्ट्री मेंस होता है, यूपीपीएससी में जो होता है, और फिर एलटी में भी अब हो रहा है, जीआईसी में भी हो रहा है, जहां जहां पे भी होता है मेंस का एग्जाम वहां पे यह सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पूछेगा। उसी हिसाब से मैं चलूंगा। और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी पीवाईक्यू, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि ये क्लास लेने के बाद आप जो पीवाईक्यू हैं या अदर भी क्वेश्चन हैं आप कितने आसानी से सॉल्व कर ले जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे दिसंबर 1928 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन ध्यान से देखिएगा और समझते जाइएगा कि क्या और कैसे चल रहा है। दिसंबर 1928 में कलकत्ता में होता है। यह कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू। कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। और यहाँ पे बात की जाती है किसकी? यहाँ पे बात की जाती है डोमिनियन स्टेटस की। बात किसकी की जाती है? डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस जिसे आप हिंदी में अधिराज्य कहते हैं, स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पूर्ण सत्ता है, पूर्ण सत्ता है ये, है ना। इसको आप मान लीजिए ये किंग है या इम्परर है, जो भी आप मानना चाहिए मान सकते हैं, वो है। अब इसके अंदर, इसके अंतर्गत ही एक अन्य सत्ता स्थापित की जाती है। अब ये जो सत्ता कहलाएगी ये कहलाएगी डोमिनियन। डोमिनियन यानी ये अपने आप में सत्ता तो है लेकिन इस पे कंट्रोल किसका होगा? किंग का। अब ये जो सत्ता है ये चुनी जाएगी, चुनी जाएगी ये। अब इसमें कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, कौन क्या होगा, यह सब चुना जाएगा। लेकिन ये पूर्ण सत्ता है, ये किंग ये ऐसे ही रहेगा जैसे ये है। इसको ना तो कोई हटाएगा और ना ही इसका कोई चुनाव उनाव होगा, ये ऐसे ही रहेगा। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं। तो कांग्रेस के जो कुछ बुजुर्ग नेता थे, जिन्हें आप कह सकते हैं जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए और महात्मा गांधी जी हो गए, इन सब का क्या मत था कि हमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की जानी चाहिए। लेकिन जो युवा नेता थे, जो इसमें युवा नेता थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो थे, और एक और नाम आप ले सकते हैं सत्यमूर्ति जी, ये सब जो थे इनका मत था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कोई अधिराज्य का दर्जा नहीं, हमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और इन लोगों का मत था कि कांग्रेस इसको अपना क्या बनाए? लक्ष्य बनाए। इस पे ही कांग्रेस अपना लक्ष्य बनाए, इसको अपना लक्ष्य घोषित करे और इस पे ही आगे की जो भी कार्रवाइयां हो इसी को ध्यान में रख के किया जाए। लेकिन जो वरिष्ठ नेता थे, जैसे कि मैंने आपको बताया मोतीलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, इन लोगों का मत था कि डोमिनियन स्टेटस की जो मांग है इसे इतनी जल्दी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें कुछ समय तो ब्रिटिश सरकार को हमें कुछ समय तो देना चाहिए इस पे विचार करने के लिए। तो जब ये बातें हुई
हालांकि युवा नेता जो थे उनके दबाव में ये सभी आए, ये जो बुजुर्ग नेता थे, जो वरिष्ठ नेता थे, युवा नेताओं के दबाव में आए, तो इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार को 2 साल का समय देने का निश्चय किया था, उसको इन्होंने 1 साल कर दिया कि हम 1 साल समय देंगे ब्रिटिश सरकार को। अगर वो डोमिनियन स्टेटस की मांग हमारी स्वीकार कर लेती है तो कोई बात नहीं, अगर स्वीकार नहीं करती है तो फिर हम पूर्ण स्वराज्य को ही अपना लक्ष्य घोषित करेंगे और उसके लिए हम बकायदा आंदोलन प्रारंभ करेंगे, और जिस आंदोलन का नाम क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब होगा? जब ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेटस को नहीं मानेगी, तब क्या होगा? क्या होगा तब? तब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब आपको समझ में आ गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि कहां से स्टार्ट होती है? यहां से स्टार्ट होती है। अब ये देखिए 1928 में हुआ दिसंबर में, यानी ये खत्म हो गया ये साल, आ गया 1929। अब 1929 में कुछ राजनीतिक गतिविधियां जो हुई उसने पूरे भारत को झकझोरा भी और भारत में एक उत्तेजना भर दी। अब वो क्या हुआ ये देखिए, सब मैं बुक के कटिंग्स लेके आया हूं आपके लिए जो कि पूर्णतया ऑथेंटिक हैं। 1929 की कुछ राजनीतिक गतिविधियों को हम देखते हैं जिसने भारत को एक उत्तेजना से भरा, पूरे देश में उत्तेजना फैली। वो क्या थे? हम पहले यह देखेंगे कि 1929 में गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया। पूरे देश का गांधी जी ने दौरा किया और किस लिए? लोगों को प्रेरित किया, लोगों को प्रेरणा दी कि अब हमें सीधे राजनीतिक संघर्ष में शामिल होना है। लोगों को प्रेरणा दी या प्रेरित किया कि हमें सीधे राजनीतिक संघर्ष में शामिल है, और युवाओं से खास करके उन्होंने तैयार रहने को कहा कि आप तैयार रहिए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेट्स को मानने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने युवाओं को भी कहा कि आप तैयार रहिए, एक राजनीतिक संघर्ष बहुत ही बड़ा प्रारंभ होने वाला है। हालांकि इससे पहले आप जानते हैं 1929 से पहले गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, देश के युवाओं को क्या कहा था? आप रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दीजिए। रचनात्मक कार्य क्या थे? जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सामाजिक बुराई को दूर करना, और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा का प्रसार करना। ये सभी रचनात्मक कार्य थे जिन पर महात्मा गांधी ने विचार करने को कहा था। कब? 1929 तक या 1929 से पहले। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जब यह डिसाइड हो गया 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के कि अगर 1 साल के भीतर डोमिनियन स्टेट्स की मांग ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं स्वीकार की गई तो हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन करेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आप तैयार रहिए, अब हमें क्या करना है? राजनीतिक संघर्ष करना है। क्या करना है? राजनीतिक संघर्ष। तो राजनीतिक संघर्ष में जनता द्वारा बहिष्कार का आक्रामक कार्यक्रम अपनाने तथा विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाने के लिए कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन किया। क्या किया? विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन किया। गांधी जी ने इस अभियान को पूर्ण समर्थन प्रदान कर लोगों को सक्रियता से इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मार्च 1929 में कलकत्ता में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में उत्तेजना फैल गई तथा लोगों ने सरेआम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। 1929 की ही कुछ अन्य घटनाएं हुई जिससे देश में और भी माहौल गर्म हो गया और भी उत्तेजना हो गई। जैसे मेरठ षड्यंत्र केस हुआ, मेरठ षड्यंत्र केस हुआ। अब ये क्या था, इस पे किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे। मेरठ षड्यंत्र केस, ये जो कि मार्च में हुआ, मार्च 1929 में। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में यानी सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया, ये सभी आप जानते हैं। और मई के महीने में ही इंग्लैंड में रैमजे मैकडोनाल्ड की लेबर पार्टी सत्ता में आ गई। लेबर पार्टी क्या आई? सत्ता में आ गई। देखिए रैमजे मैकडोनाल्ड की लेबर पार्टी का सत्ता में आना प्रमुख था। अब देखिए ये लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी का सत्ता में आना भारत के लिए एक अच्छा संकेत था, एक अच्छा
संकेत था, क्योंकि इनका झुकाव भारत की तरफ था और ये भारत के लोगों से सहानुभूति रखते थे। ये भारत के लोगों से सहानुभूति रखते थे। लेकिन अब ये आगे क्या करते हैं ये डिसाइड करेगा कि यह सच में अच्छा हुआ लेबर पार्टी का सत्ता में आना या नहीं। तो आइए आगे चलते हैं। तो 31 अक्टूबर 1929 का दिन आता है जब लॉर्ड इरविन की घोषणा आती है। लॉर्ड इरविन ने उद्घोषणा कर दी कि यह लेबर पार्टी की सरकार जो अभी आई थी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो कंजर्वेटिव के मुकाबले भारतीय आकांक्षाओं के प्रति अधिक सहानुभूति रखती थी और एक कंजर्वेटिव वायसराय का संयुक्त प्रयास था। उद्घोषणा के पीछे क्या था? ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने का लक्ष्य था। 31 अक्टूबर 1929 को भारतीय राजकीय पत्र में शासकीय विज्ञप्ति के रूप में उद्घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि 1929 की संविधि को लागू करने में ब्रिटिश सरकार के मंतव्य को लेकर व्याख्याओं के संबंध में ग्रेट ब्रिटेन और भारत दोनों में अभिव्यक्ति और संदेहों के संदर्भ में महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट रूप से यह कहने का आदेश हुआ है कि सरकार के निर्णय में 1970 की उद्घोषणा में यह बात निहित है कि भारत के संवैधानिक विकास का स्वाभाविक मुद्दा, जैसा कि उन्होंने सोचा था, डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति है। यानी कुल मिलाकर लॉर्ड इरविन ने क्या घोषणा की कि जैसा कि हमारी महारानी ने कहा था कि अगर भारत में कोई संविधान बनाया जाएगा या कोई संवैधानिक विकास होगा तो उसका मुद्दा क्या होगा? उसका मुद्दा डोमिनियन स्टेटस होगा। डोमिनियन स्टेटस होगा। डोमिनियन स्टेटस होगा। हालांकि जब यह घोषणा की जाती है कि हम इसके लिए गोलमेज सम्मेलन करेंगे, इसके लिए हम गोलमेज सम्मेलन करेंगे, जो कि एक अलग टॉपिक है, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक गोलमेज सम्मेलन करेंगे। उसमें यह कहा गया कि यह सम्मेलन संविधान का विकास कैसे हो, डोमिनियन स्टेटस के लिए संविधान का विकास कैसे हो डोमिनियन स्टेटस के लिए, इस पे चर्चा किया जाएगा, ना कि इस पे चर्चा किया जाएगा कि हम कब दे रहे हैं। यानी डोमिनियन स्टेटस हम कब देंगे, इस पे चर्चा नहीं किया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन में चर्चा किया जाएगा कि संविधान का विकास कैसे हो, संवैधानिक विकास भारत में डोमिनियन स्टेट्स के लिए कैसे हो। अब ये भी एक घुमाने वाली बात है, कुछ करना नहीं था तो इसी के जरिए महात्मा गांधी और कांग्रेस की जो कार्यकर्ता थे उनको थोड़े दिन के लिए शांत करना था कि इनको शांत किया जाए। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए अब इसके बाद 2 नवंबर 1929 को एक घोषणा पत्र जारी किया गया और देश के प्रमुख नेताओं जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, और आप कह सकते हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी नेताओं को बुलाया गया और उस घोषणा पत्र को दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। इसमें गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए शर्तें रखी गई। यह शर्तें क्या था? देखिए अभी जैसे कि मैंने बताया, यह शर्तें था कि इस सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना नहीं होगा कि किस समय डोमिनियन स्टेट्स दिया जाए, बल्कि इस बैठक में इसे लागू करने की योजना बनाई गई। इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये घोषणा पत्र कह रहा है, दिल्ली घोषणा पत्र है ना। राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाए तथा सहमति की एक सामान्य नीति तय की जाए। गांधी जी मोतीलाल नेहरू तथा अन्य राजनेताओं के साथ दिसंबर 1929 में लॉर्ड इरविन से मिले। उन्होंने वायसराय से यह विश्वास प्राप्त करने का प्रयास किया कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस के लिए संवैधानिक योजना तैयार करना था। इरविन ने कहा कि यह सम्मेलन का उद्देश्य नहीं था। वायसराय इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र में रखी मांगों को, यानी ये जो मांगे रखी गई हैं, इनको अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार विरोध का दौर प्रारंभ होने की तैयारी हो गई, है ना। अब आइए देखते हैं। अब आता है दिसंबर 1929, यानी 1929 का लास्ट महीना दिसंबर। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जो उस समय पंजाब की राजधानी थी, और यहाँ पे
पूर्ण स्वराज्य पेश किया जाता है, किसके द्वारा पेश किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्तुत किया गया। चूंकि पूर्ण स्वराज्य को लोकप्रिय बनाने में जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही ज्यादा योगदान था, इसलिए इनको ही क्या बना दिया गया? इनको ही इस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि अध्यक्ष बनाने में इनको महात्मा गांधी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि नेहरू जी को 18 में से जो प्रांतीय कांग्रेस समिति थी उसमें केवल 3 प्रांतों का ही समर्थन प्राप्त था। इसके बाद भी युवा थे ये और इनकी लहर थी और ये पूर्ण स्वराज्य की मांग के कारण काफी प्रसिद्धि को भी प्राप्त कर चुके थे। इसलिए गांधी जी ने खुद इनको अध्यक्ष के लिए नामित किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इनके अध्यक्ष बनने में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। तो यह क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब की गई? लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1929 में। और लाहौर उस समय तत्कालीन पंजाब की राजधानी थी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। लाहौर अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि लाहौर अधिवेशन था तो उसमें बहुत सी बातें की गई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम समझते हैं। लाहौर अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसमें था गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। अब चूंकि गोलमेज सम्मेलन क्या था? गोलमेज सम्मेलन यह था कि हमें डोमिनियन स्टेटस कब दिया जाएगा, उसके लिए डोमिनियन स्टेटस कब दिया जाएगा, उसके लिए संविधान का विकास कब होगा, कैसे होगा, इस पे चर्चा करना था। ये कांग्रेस की मांग थी, लेकिन इरविन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो कांग्रेस ने भी लाहौर अधिवेशन में यह प्रण किया कि हम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। देखिए आ गया ना। कब यह बात हुई थी? दिसंबर 1928 में, जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। वहां पे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा था कि 1 साल का समय हम किसको देंगे? ब्रिटिश सरकार को। अगर वो नहीं मानते तो हम अपना लक्ष्य घोषित करेंगे, कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण दायित्व सौंपा गया, जिसमें करों का भुगतान ना करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करों का भुगतान ना करना। आप आगे देखेंगे कोई भी बड़ा आंदोलन भारत में उस समय हो रहा था तो उसमें एक मेन ये मुद्दा था कि करों का भुगतान नहीं करेंगे। सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने तथा काउंसिल के मौजूदा सदस्यों को अपने पद से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। यानी पूर्ण रूप से काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार इसमें है, बहिष्कार करना है ना। और 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। क्यों? क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आया है 26 जनवरी 1930। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 यानी 1950 में 26 जनवरी के दिन ही भारत के संविधान को अंगीकृत या अंगीकृत नहीं कहेंगे, लागू क्यों किया गया? तो यहां से इसका इतिहास निकल के आता है कि 26 जनवरी के ही दिन कांग्रेस ने इसे अपने प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ ली जाती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। अब इस शपथ में क्या क्या लिखा गया है ये आप पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं कि इस शपथ में क्या क्या था, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी भी बातें हैं जो गांधी जी के मंतव्य को स्पष्ट करती हैं कि गांधी जी क्या चाहते थे। तो इस शपथ को आप पढ़ेंगे तो आपको काफी जानकारी होगी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैंने इसलिए लगा दिया था कि ताकि आप लोग पढ़ लें। अब इसके आगे चलते हैं।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगे की गई। ये कब किया गया? ये लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगले कदम, यानी लाहौर अधिवेशन के बाद, लाहौर अधिवेशन के बाद, लाहौर अधिवेशन है ना, उसमें यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी तथा इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए उन्हें 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। गांधी जी ने किसे यह समय दिया? ब्रिटिश सरकार को। अब ये जो 11 सूत्री मांगे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये कथन में आपके प्रश्न बन के आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्जाम हो, या आरओ का एग्जाम हो, या खंड शिक्षा अधिकारी का कोई भी एग्जाम हो। इसको पढ़ते हैं। पहली मांग थी सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% तक की कमी की जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण तरह से रोक लगाई जाए। सीआईडी विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। इसके बाद विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग के लिए भी मांगे रखी महात्मा गांधी ने। रुपए स्टर्लिंग के विनिमय दर अनुपात को घटाकर 1 सीलिंग और 4 पेंस किया जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। तटीय यातायात रक्षक विधेयक पास किया जाए और लगान में 50% की कमी की जाए तथा नमक कर को समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म कर दिया जाए। अब ये 11 सूत्री मांगे थी। अगर इसे सरकार, उस समय की जो ब्रिटिश की सरकार थी, उसे स्वीकार कर लेती तो एक तरह से इन्हें डोमिनियन स्टेटस मिल ही जाता। चुनाव ना होते तो क्या हुआ, लेकिन ये इनकी मांगे तो मान ली जाती। डोमिनियन स्टेटस के मांग में यह बहुत ही निर्णायक मांगे थी जो कि महात्मा गांधी ने मांगी थी ब्रिटिश सरकार से और उन्हें 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया था। लेकिन जैसा कि जाहिर है इन किसी भी मांग पे ब्रिटिश सरकार तैयार नहीं हुई। इसके बाद महात्मा गांधी जी के ऊपर यह छोड़ा गया कांग्रेस के द्वारा कि अब आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे प्रारंभ करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे प्रारंभ करते हैं? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए नमक को चुना। यानी उन्होंने कहा कि मैं समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाऊंगा और नमक कानून को तोड़ूंगा। समुद्र तट पर पहुंचकर मैं नमक बनाऊंगा और नमक कानून को तोड़ूंगा। इसके लिए नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में क्यों चुना गया, प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसा कि गांधी जी ने कहा, पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज नहीं है जिस पर कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है तथा असहाय, बीमार और विकलांगों को पीड़ित कर सकती है। इसलिए यह कर अत्यंत अविवेकपूर्ण एवं अमानवीय है जिसका उपयोग मानवता के विरुद्ध किया जाता है। यह लाइन टू लाइन महात्मा गांधी जी का कथन है। इसे आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। तो पूर्ण स्वराज्य की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध था, क्योंकि यह ग्रामीण निर्धन जनता के दुखों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त और सर्वमान्य मुद्दा था। यानी नमक एक ऐसा मुद्दा था, नमक कानून एक ऐसा मुद्दा था जिस पे कोई भी आसानी से इस आंदोलन से जुड़ जाता। अब भाई, कौन है जो नमक नहीं खाता? ऐसा कौन है जो नमक नहीं खाता? 99.99% यानी मैं कहता हूं कि अधिक सभी लोग नमक खाते हैं। कोई ऐसा होगा जिसको नमक से परहेज होगा लेकिन वो बीमार होगा। तो ऐसा कोई नहीं है जो नमक नहीं खाता, आज भी, कल भी और हमेशा। ये तो सदा ही रहने वाला है। तो अगर इस पे कोई कानून बन जाए और वो कानून आपको कष्ट देने लगे तो इसका मतलब इसके खिलाफ जो भी आंदोलन होगा आप उससे आसानी से जुड़ जाएंगे। और इससे सबसे जल्दी कौन जुड़ा? ग्रामीण निर्धन जनता, जिनके दुखों को व्यक्त करने का यह सबसे सशक्त और सर्वमान्य मुद्दा था। देखिए आगे लिखा है, नमक गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था। साथ ही पूर्ण स्वराज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना किसानों को भी समझ में नहीं आता। अब जो एक आम आदमी है, जो एक आम किसान है, वो भी 1930 के दशक का, उसको पूर्ण स्वराज्य का मतलब आप क्या समझाएंगे? बताइए। आप पूर्ण स्वराज्य का मतलब उसे आप क्या समझाएंगे कि पूर्ण स्वराज्य क्या होता है, हमें क्या चाहिए? लेकिन जब आप कहेंगे कि हमें अंग्रेजी सरकार से लड़ना है नमक के लिए,
तो आसानी से इस आंदोलन में जुड़ जाएगा क्योंकि ये कुछ जटिल शब्द हैं, ये कुछ जटिल मांगे हैं जिन्हें आम किसान, आम गरीब व्यक्ति नहीं समझ सकता था। किंतु नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तु पर कर लगाए जाने के विरोध में किए गए आंदोलन में किसानों का समर्थन सहजता से प्राप्त किया जा सकता था। यद्यपि नमक का व्यय निर्धन व्यक्ति द्वारा वहन किया जा सकता था, तथापि भावनात्मक रूप से यह खादी के समान गरीबों की आत्म सहायता का एक प्रमुख माध्यम बन सकता था। नमक का मुद्दा गरीबों के साथ ही हर भारतीय को प्रभावित करने वाला तथा उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। इसीलिए नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुना गया। गांधी जी ने देखिए कितने दूर की सोची और अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर। आप सोचिए, गांधी जी होना आसान नहीं है। गांधी जी ने कितनी बहादुरी और आप कह सकते हैं कितने विवेकतापूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। इसके लिए दांडी मार्च या साल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह जिसे जाना जाता है, 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों तथा अपनी 11 सूत्री मांगों का उल्लेख किया, जो सरकार के सम्मुख पेश की गई थी। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। उन्होंने कहा यदि सरकार उनकी मांग को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करेगी, कब नहीं करेगी, इससे पहले हमने पढ़ा था ना, कब नहीं करेगी। देखिए 31 जनवरी 1930 तक है ना, 31 जनवरी 1930 तक अगर यह पूर्ण करने का कोई प्रयास नहीं करती है तो 12 मार्च को वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। सरकार से पत्र का कोई सार्थक जवाब ना मिलने पर गांधी जी ने इसके विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की तथा 24 दिनों में 240 मील की पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। बताइए भाई, मतलब आप बहादुरी देखिए गांधी जी की। उन्होंने डायरेक्ट वायसराय को पत्र लिख दिया भाई कि ऐसा है, जो मैंने मांगी है, अगर तुम इसको 31 जनवरी तक स्वीकार नहीं करते या स्वीकार छोड़ो, मुझे कोई हिंट भी नहीं मिलता कि आप इसके लिए कोई काम कर रहे हैं, तो फिर मैं फला तारीख यानी 12 मार्च को नमक कानून का उल्लंघन करूंगा, जो करना हो कर लो। ये सीधा सीधा गांधी जी ने पत्र लिख दिया। किसे? भारत के तत्कालीन वायसराय को। इसके लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों के साथ, क्वेश्चन आता है कथन में, क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कितने समर्थक थे? 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की तथा 24 दिनों में कितने चले? 240 मील चले और इसके पश्चात 12 मार्च को चले थे, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। तो ये जितना भी इसमें लिखा गया है, आप समझ लीजिए कि ये प्रश्न छपने वाला है पेपर में। ऐसा कोई कथन नहीं है जो पेपर में आता ना हो, सब छपेंगे, सब छपेंगे। तो आप इसे नोट करके रख लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए, अब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन तो प्रारंभ कर दिया नमक कानून तोड़कर। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। इसमें छुटपुट आंदोलन कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो 9 अप्रैल को गांधी जी ने एक निर्देश जारी करके आंदोलन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गांधी जी ने क्या कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कि जहां कहीं भी संभव हो आप नमक कानून तोड़ो, नमक बनाओ, नमक कानून तोड़ो। शराब की दुकानों, विदेशी कपड़ों की दुकानों तथा अफीम के ठेकों के समक्ष धरना आयोजित करो। यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो तो कर की अदायगी का विरोध कर सकते हैं। यानी इसमें इन्होंने छूट दी, अगर हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो, अगर आपके पास पर्याप्त शक्ति है तो कर की अदायगी का विरोध करिए। उन्होंने वकीलों से कहा कि अपनी वकालत छोड़ो, जनता और याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालयों का बहिष्कार कर सकती है। यानी जनता जो PIL दायर करती है, याचिका दायर करती है, उसको बहिष्कार करो, उसको मत दायर करो, छोड़ो। सरकारी कर्मचारी अपना पद छोड़ दें, लोग घरों में चरखा काटें, सूत बनाएं, उससे बने हुए कपड़े पहने, विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। छात्र सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करें। सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा स्थानीय नेता मेरी गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में सहयोग दें। आप पढ़ेंगे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहिंसा की बातों को, तो आप देखेंगे कि सरोजिनी नायडू ने इस
परिप्रेक्ष्य में ये जो महात्मा गांधी ने लिखा है, स्थानीय नेता मेरी गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में सहयोग दें, कितना शानदार काम किया। इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए तथा तभी हमें पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है जब हम क्या करेंगे, अहिंसा को बनाकर रखेंगे, जब हम हिंसा नहीं करेंगे। सरोजिनी नायडू ने, आपको बता दें, धरसाड़ा नामक सत्याग्रह के अवसर पर, क्या था वो नाम, धारासड़ा, इस जगह पे जो सत्याग्रह हुआ उसमें उन्होंने कहा, मैं आपको शब्द बता रहा हूं, उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी का शरीर कारागार में है लेकिन उनकी आत्मा आपके साथ है। भारत की प्रतिष्ठा अब आपके हाथों में है। किसी भी परिस्थिति में आपको हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में आपको पीटा जाएगा लेकिन आपको प्रतिरोध नहीं करना है। यानी आपको कोई मारे, कोई पीटे, कतई प्रतिरोध मत करो। यहां तक कि धक्के से बचने के लिए भी अपना हाथ आप मत उठाइए। यानी कोई धक्का दे रहा है तो भी आप हाथ मत उठाइए, बच जाइए, हाथ मत उठाइए। कोई भी ऐसा निशान नहीं मिलना चाहिए कि आपने हिंसा किया है। सरोजिनी नायडू का इतना प्रभुत्व था, इतना उन्होंने जोशीला और प्रभावपूर्ण भाषण दिया था कि आपसे क्या बताएं। अब आप वेब मिलर की बात सुनिए, जो कि एक रिपोर्टर था, वेब मिलर नाम था इसका, वेब मिलर। वो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था और अमेरिकी पत्रकार था। वो अपनी रिपोर्टिंग में लिखता है, क्या लिखता है भाई, कि जो यहाँ पे धारासड़ा में लोग मौजूद थे वो सभी जानते थे कि उन्हें कुछ ही मिनटों में पीटा जाएगा, कुछ ही मिनटों में घसीटा जाएगा, मारा जाएगा और शायद मार दिया जाए। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन भूल सकता है? वही तो अंग्रेज हैं, वही तो अधिकारी हैं, वही तो उनकी सोच है, वही तो मानसिकता है, तो उसको कौन भूल सकता है। यानी कभी भी इनको मारा जा सकता था, जान से मारा जा सकता था। लेकिन वेब मिलर कहते हैं कि इन्हें भय या आतंकित होने का कोई चिन्ह इन लोगों में नहीं मिला। कहां? धारासड़ा में मौजूद लोगों में। आप सोचिए, वेब मिलर कहते हैं कि वो धीरे धीरे सर उठाकर आगे बढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे, लेकिन कोई भय नहीं था, कोई आतंक नहीं था, बहुत ही शांति से बढ़ते जा रहे थे, जबकि उनको पता था कि उनके साथ आगे क्या हो सकता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय नेता मेरी गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में सहयोग दें। और उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी हमें पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, मैं सब कुछ लिखा नहीं है इसमें, और मैं जो कुछ लिखा नहीं है उसको मैं बता रहा हूं आपको, तो सुनिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको लिख सकते हैं दोबारा सुनकर। हालांकि पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको आनंद मिलेगा। अब देखिए, नमक कानून तो तोड़ दिया गया। अब इसके लिए, इसके परिप्रेक्ष्य में पूरे भारत में कुछ न कुछ आंदोलन हुआ। जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा हुआ। यहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया आप कह सकते हैं मणिपुर और नागालैंड, है ना, मणिपुर और नागालैंड में भी इसके लिए आंदोलन हुए। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उड़ीसा में हुआ, उसके बाद सोलापुर में हुआ, जो कि टेक्सटाइल वर्कर्स के द्वारा हड़ताल कर दिया गया। धरासना में हुआ, जो कि मैंने अभी आपको बताया, सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल के द्वारा। नॉर्थ मालाबार में के कलप्पन के द्वारा हुआ और तंजौर में सी राजगोपालाचारी के द्वारा हुआ। जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लिखा है कि तंजौर के समुद्र तट पर सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली, क्या लिखा हुआ है, सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली में त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक की यात्रा प्रारंभ की। मालाबार में के केलप्पन ने कालीकट से पेयन्नूर तक की नमक की यात्रा की। असम में सत्याग्रहियों का एक दल सिलाहट से बंगाल के नोआखाली समुद्र तट में नमक बनाने पहुंचा। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरम यानी शिविरों की स्थापना की गई। अब नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया और 4 मई 1930 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और तब किया गया जब वो धरसाड़ा नमक कारखाने पर वो अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। अब इसके कारण उत्तेजना फैल गई और कलकत्ता, मद्रास, कराची आदि नगरों में उग्र प्रदर्शन हुए। बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली तथा सोलापुर इत्यादि शहरों में भी गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त विरोध हुआ। गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित किया
जिसमें कहा कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान अदा ना किया जाए, जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी करना अदा किया जाए, प्रांतों में वन कानून का उल्लंघन किया जाए। तो समझ में आया ये। अब आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, या यहाँ पे जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब आइए आगे चलते हैं। जैसे कि उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी एक गांधीवादी नेता थे। इनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह बालासोर, कटक एवं पुरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में प्रभावी सिद्ध हुआ। ये सीधे सीधे भाई कथन आया है, ये सीधे सीधे कथन आया है आपके एग्जाम में, है ना। मिलान के लिए आया है, तो कहीं कूट में आया है कि कथन और कारण बन के, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये असम की बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है? असम की बात कर रहा है। असम में एक कनिंघम सर्कुलर जारी हुआ था। वह कनिंघम सर्कुलर ऐसा था कि छात्रों और अभिभावकों को अच्छे व्यवहार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया। आंदोलन के दौरान इस सर्कुलर का उल्लंघन किया गया तथा इसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। चंद्रप्रभा सैकियानी, जो कि वहां के नेता थे, दिसंबर 1930 में वन कानूनों को तोड़ने के लिए कचरी गांव के निवासियों को प्रेरित किया, जिसे असम कांग्रेस के नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या चर्चा की गई है। इससे पहले यहाँ पे चर्चा की गई है कि मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन किया जाए, और यहाँ पे वही हुआ, लेकिन असम कांग्रेस के नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है, और इस पे एक अलग क्लास लग सकती है, तो हम इसको एक अलग से क्लास बना के चर्चा करेंगे। अभी आप यहाँ पे ये जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फिर इसी समय, कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था 1930 के दशक में ही, चटगांव में सूर्यसेन के नेतृत्व में, अब इस समय चटगांव कहाँ है? अब इस समय चटगांव बांग्लादेश में है। उस समय कहाँ था? उस समय भारत में ही था, बंगाल में। बांग्लादेश में अब है, ये वर्तमान में है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चटगांव वर्तमान, बांग्लादेश वर्तमान में है। सूर्यसेन के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने 2 सरकारी शस्त्रागारों पर धावा बोल दिया तथा प्रांतीय सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। ये भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप मिला लीजिएगा पीवाईक्यू में, है ना, ये पीवाईक्यू में आप मिला सकते हैं। अब आगे चलते हैं। पेशावर, ये आइए, आ गया बादशाह खान या सीमांत गांधी का नाम। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। अभी हमने मैप में पढ़ा था ना, मैप में यहाँ देखिए, मैप में पढ़ा था ना, खान अब्दुल गफ्फार खान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ पे इन्होंने किया था पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो इन्होंने पठानों को प्रेरित किया और राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार नाम के एक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। खुदाई खिदमतगार ने पठानों को राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया तथा साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ आंदोलन संगठित किया। इसने मजदूरों की दशा में सुधार की भी मांग की। संगठन ने अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों का जो आप कह सकते हैं प्रतिभाग था या भागीदारी थी, वो नगण्य थी। इक्का दुक्का जगह ही मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट दिया, जैसे यहाँ पे, है ना। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं मुस्लिम लीग अस्तित्व में आ चुकी थी, मुस्लिम लीग अस्तित्व में आ चुकी थी और इनका वर्चस्व भी भारत में बढ़ने लगा था। इसके बाद इनका मानना था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, जो कि मुस्लिम लीग के नेता कहते थे कि कांग्रेस किसकी पार्टी है? हिंदुओं की पार्टी है। तो ये मुस्लिमों को इनसे दूर रहने की सलाह देने लगे। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा कोई भी आंदोलन आयोजित किया जाए, उसमें भाग लेने की जरूरत नहीं है। और उनके कुछ अपने भी कारण थे, क्षेत्रीय कारण कुछ थे, जिनके कारण ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं ले पाए। तो उसके विषय में भी आगे चर्चा करेंगे। ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खुदाई खिदमतगार, सीमांत गांधी, बादशाह खान, लाल कुर्ती के नाम से आप इसे पढ़िए, ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है। अब आइए आगे चलते हैं। हाँ देखिए, मैंने बताया था कि मणिपुर नागालैंड का जो भूमिका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्षेत्रों में भी आंदोलन में साहसिक भूमिका निभाई गई, है ना। रानी गाइदिनल्यू,
ये मणिपुर में थी। रानी गाइदिन्ल्यू ने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में, इनकी उम्र उस समय 13 वर्ष थी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झंडा उठा लिया और विद्रोह को प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया। रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर, ब्रिटिश भारत के नुंग काओ या लांग काओ ग्राम में हुआ था। वे एक आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेता थी जिन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 13 वर्ष की आयु में गाइदिन्ल्यू अपने चचेरे भाई के धार्मिक आंदोलन हिराका से जुड़ी। बाद में यह आंदोलन मणिपुर एवं आसपास के नागा क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1937 में शिलोंग जेल में जवाहरलाल नेहरू गाइदिन्ल्यू से मिले और उन्हें रानी की उपाधि दी तथा पहाड़ों की आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु आंदोलनकारियों ने विभिन्न माध्यमों को अपनाया। गांव एवं कस्बों में प्रभात फेरियां निकाली जाने लगी। गांव तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेनों का प्रयोग किया जाता था। बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया तथा गैर कानूनी सूचना पत्रों और पत्रिकाओं ने आंदोलन को भी लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जैसा कि पीछे मैंने बात की मुसलमानों के बारे में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनका क्या रोल था, क्या योगदान था, उसके विषय में यहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई है। इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी नगण्य नहीं रही। कहीं भी वे 1920-22 के आंदोलन की तरह सक्रिय नहीं हुए। 1920-22 का आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन था। तो जैसे उसमें उनकी भूमिका थी, वैसे इस आंदोलन में उनकी भूमिका नहीं हो पाई। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रहने की सलाह दी, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता के मुद्दे का सहारा लेकर भावनात्मक रूप से मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रखने का दुष्प्रयास किया। इसके बावजूद भी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जैसे कि पेशावर में, जहाँ पे सीमांत गांधी थे यानी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, मुसलमानों ने उपनिवेशी सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें सेनहट्टा, त्रिपुरा, गैबंधा, बगुरा और नोआखाली में मध्यवर्गीय मुसलमानों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। तो ये आज का क्लास था और इस क्लास में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की गई है। सभी महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रभाव, मूल्यांकन सविनय अवज्ञा आंदोलन का। उसके बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद भारत की स्थिति, ये सभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम PYQ को हल करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लगाएंगे। वो हर एग्जाम के लिए जो PYQ हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।